पाकिस्तान ब्लैक डे के रूप में मना रहा है, इसका एक तो हमें पूरा पर्सपेक्टिव बताएं और क्या इसका बैकग्राउंड है वो आप बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुभाष भाई, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि 27 अक्टूबर को भारत की जो सेना है वो महाराजा हरि सिंह जो 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा थे और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी मुआहदा इलाक किया था। उसके नतीजे में जो 27 अक्टूबर को फौजें उतरी थी श्रीनगर में भारत की, उस हवाले से ये 27 अक्टूबर को पाकिस्तान ब्लैक डे मनाता है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें इसको समझने के लिए। देखिए, पार्टीशन से पहले एक एक्ट आया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935। इस एक्ट की रोशनी से यह तय पाया था कि पार्टीशन के समय जो प्रिंसली स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की, उनके जो महाराजा हैं या जो उनके राजा हैं वो ये फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या भारत के साथ जाना है। ये अधिकार वहां के महाराजाओं और राजों को दिया गया था कि वो अपनी रियासत जो है उसको किसके साथ जोड़ना चाहेंगे। तो सारी दुनिया जानती है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे, आज का जो हिंदुस्तान हम देख रहे हैं, ये उन्हीं की कोशिशों का समर है। और आज जो जम्मू कश्मीर का मसला है उसका बहुत बड़ा जो उसकी वजह है वो ये है कि नेहरू ने और माउंटबेटन ने वल्लभ भाई पटेल को जम्मू कश्मीर नहीं जाने दिया वहां के महाराजा से निगोशिएशंस के लिए। बाकी वो जहां जहां गए उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको अपनी गुफ्तगू से, आर्गुमेंट से विन किया, उनको अपनी तरफ जीता। और आज का जो भारत हमें नजर आता है नक्शे पर, ये उन्हीं की देन है। जब ये एक्ट आया 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर से, तो उसकी रोशनी में 1947 में अगस्त में महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया जिसको इंग्लिश में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, उर्दू में मुआहदा कायमा या सादा लफ्जों में जूं का तू मुआहदा कहा जाता है। इस मुआहदे में यह तय पाया था कि रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि वो जिस तरह से स्टेटस को उसका चल रहा था एक आजाद रियासत का, उसी तरह से अपना वजूद बरकरार रखेगी। इस मुआहदे के ऊपर मोहम्मद अली जिन्नाह ने, जो उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने खुद दस्तखत किए थे 15 अगस्त को। और इसकी रोशनी से पाकिस्तान ये तस्लीम कर चुका था कि रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगी, पाकिस्तान में शामिल नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो मैं आगे चलूं जी। अब यह हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 को, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की फौजों ने 5 एंट्री पॉइंट से अचानक रियासत जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। और रियासत जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर फौज थी, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट थी, उसको इन्होंने सरप्राइज अटैक किया, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर की फौज थी वो पीछे हटती गई।
कई जगह पे उनको अपनी जान बचाने के लिए हथियार डालने पड़े। जहां उन्होंने हथियार डाले वहां मुसलमानों को छोड़ के बाकी जो हिंदू और सिख थे उनको कत्ल किया गया। अब यहां एक नुक्ता यह है कि ये जो हमला हुआ इसमें दो चीजें समझने वाली हैं बहुत जरूरी, वरना ये माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड वाली कैफियत बन जाती। एक तो इसमें यह समझने की जरूरत है कि अब जो डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरिकल सामने आ चुके हैं और जो उस वक्त के जो कैरेक्टर इस साजिश में शामिल थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने अपनी किताबों में भी इसका जिक्र किया है, जिससे ये बात सामने आती है कि ये जो हमला था इसकी तैयारी जो है पार्टीशन से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना जो था उसका ये ख्याल था, और लियाकत अली खान का भी, जो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना था और उत्तर प्रदेश से जिसका ताल्लुक था, बड़ा नवाब था, इनका ये ख्याल था कि अगर महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने पर रजामंदी ना की तो फिर इसको हम ताकत के जरिए शामिल करेंगे। और ये बातें मैं कर रहा हूं जो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के जमाने में हो रही थी, अभी पार्टीशन हुआ भी नहीं था। लिहाजा एक तरफ तो मोहम्मद अली जिन्ना इंतहाई झूठा और मक्कार साबित हुआ कि उसने मुआहदा कायमा पर, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत करने के बावजूद उसने हमला किया। और दस्तखत करते वक्त भी जब वो दस्तखत कर रहा था तो उसकी नीयत में खोट था, उसको पता था कि हमने हमला करना है। वो सिर्फ महाराजा हरी सिंह की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुआहदा कर रहा था। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें समझने वाली है वो ये है कि इसको पाकिस्तान में कबायली लश्कर का हमला कहा जाता है, और हिंदुस्तान में भी जो बीजेपी से पहले की गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इसको कबायली लश्कर का हमला कहा है। यहां तक बात आपको क्लियर है? बिल्कुल सवाल है तो पूछ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमारे यहां पर भी डॉक्यूमेंट्रीज जितनी बनी है, और कश्मीर में जो हमला किया है पाकिस्तान ने, इसके ऊपर जो परमवीर चक्र मिला मेजर सोमनाथ शर्मा को, पहला परमवीर चक्र भारत में मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला, और वो उसमें बताया जाता है कि वो कबायली हमले की वजह से मिला, क्योंकि वो कबायली हमले में जिस तरह उन्होंने वेलर दिखाया। तो ये आप बिल्कुल ठीक करें, हमारे यहां पर भी इसको कबायली हमला ही कहते हैं, पाकिस्तानी फौज का हमला नहीं कहते हैं। ये सोमनाथ जी जिनका आपने जिक्र किया, हमारे हीरो है, ये 27 अक्टूबर को पहुंचे थे श्रीनगर में। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, अब ये पाकिस्तानी फौज ने ये सोचा, यानी पाकिस्तान के जो फौज के उस वक्त के जो मेजर थे और कर्नल थे और ब्रिगेडियर थे, इस लेवल के लोग, उन्होंने ये प्लानिंग की मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और क्योंकि पैसा भी चाहिए इस हमले के लिए, तो सब की मीटिंग हुई थी लाहौर में। और उस मीटिंग में यह तय पाया था कि अगर फौज ने हमला किया वर्दी में और फौज गई तो ये तो फिर एक वॉर ऑफ एग्रेशन होगी और भारत हमला कर सकता है, पूरी दुनिया में लोग इसको पाकिस्तानी फौजी हमला करार देंगे। लिहाजा इसको किस तरीके से कैमोफ्लाज किया जाए, उसको कैमोफ्लाज किया जाए ताकि ऐसा दिखे कि जैसे ये मकामी लोगों की बगावत है। अब उसके लिए इन्होंने जो पाकिस्तान का पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, यहां का जो पहला सदर बना था जिसे गाजी मिल्लत कहते हैं, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, उसको इस्तेमाल करके पुंछ के इलाकों में इन्होंने तहरीक शुरू की और इन्होंने महाराजा के खिलाफ साजिशें शुरू की। ये वो शख्स है जिसको मीरपुर में महाराजा हरी सिंह ने प्रोसिक्यूटर जनरल बनाया था। ये वो बदबख्त आदमी है
जिसको महाराजा हरि सिंह ने सरकारी खर्चे पर बरतानिया भेजकर इसको बैरिस्टर बनाया था, वकील बनाया था। तो इस तरह से लोगों को भी बीच में पीओजेके के और जम्मू कश्मीर के पुंछ के लोगों को साथ मिलाया गया लालच देकर। और जाहिर है, आप अगर गौर करें तो वो जमाना उस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम कम्युनल हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक अलग मौजू है कि हिंदुस्तान में जो कम्युनलिज्म है इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जो इस जमाने की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी बंगाल में जो कम्युनल राइट्स सोहरावर्दी ने शुरू किए थे खुद और हिंदुओं पे इल्जाम दिया, वो बिहार से और दूसरे इलाकों से होते हुए पंजाब से वो अब उसके असरात जम्मू कश्मीर की रियासत में भी दाखिल हो रहे थे। तो फौज ने यह फैसला किया, पाकिस्तानी फौज ने, कि ये कबायली इलाकों में जाके वहां पे जो कबाइल हैं उनके सरदारों से बात करेंगे कि हमें आपकी मदद चाहिए। अब कबायली सरदारों की जो मदद है वो हासिल करने के लिए इनको एक कहानी चाहिए थी, और कहानी इन्होंने ये बनाई कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया है और उसके लिए हमें इस्लामिक जिहाद शुरू करना है ताकि हम मुसलमानों को जाके वहां बचाएं। इसके जवाब में कबायली सरदारों ने ये कहा कि हम अपने लश्कर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। ये वॉरलॉर्ड्स है ना, जैसे आज भी अफगानिस्तान में वॉरलॉर्ड्स होते हैं, अब तो कम है, लेकिन आज से 20, 25, 30 साल पहले तो वॉरलॉर्ड्स थे। तो उसमें भी ये जो आप जो जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं, इसमें भी नॉर्दर्न अफगानिस्तान से बहुत सारे जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो इस कबायली हमले में शामिल किए गए थे सेना की तरफ से। पाकिस्तानी सेना जहां नहीं जा सकती थी वहां वॉरलॉर्ड भी आए थे उसमें। ये बात भी सही है, सेना के साथ साथ वो भी लोग कर रहे थे। इनको सबको उन्होंने इकट्ठा किया तो इनसे 50,000 का लश्कर तैयार हुआ। यस। अब उस 50,000 के लश्कर के इवज उन कबायली सरदारों ने 3 लाख रुपया मांगा इनसे उस वक्त का। ये 3 लाख रुपया हमें दो, हमारा खर्चा पानी, तो हम आपके साथ हैं। इन्होंने वादा किया कि आप हमारे साथ चले, आपको 3 लाख रुपया मिलेगा। इसके अलावा एक और उनके साथ तय हुई थी बात, वो ये हुई थी कि जमीन हमारी यानी पाकिस्तानी की फौज की और माल तुम्हारा, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान की होगी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो जितनी चाहे कबायली लश्कर के सरदार जो है लूट के ले जाए। अब उस मूवेबल प्रॉपर्टी में औरतें भी शामिल थीं, जेवरात और बेशुमार जो दुकानों का सामान, घरों के अंदर जो कीमती सामान और पैसा जो लोगों के पास, ये सब शामिल था। तो इस तरीके से इन्होंने कबायली लश्कर जो है फौजी ट्रकों में भरकर ये लाए, मरी लाए और उधर लाए, पिंडी लाए, एबटाबाद लाए, और पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों जैसे लिबास पहने, भेष बदला इन्होंने, और इन्होंने पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की तरह के कपड़े पहन के तो बंदूकें लेके कबायलियों को साथ मिला के तो इन्होंने हमला किया था। जहां तक 2 बातें मैंने कही हैं जी, उसी तरह का जो ट्रेंड है वो अभी अफगानिस्तान में भी देखने में आया ना, कि यही पाकिस्तान के फौज जो है वो तालिबान के उसमें अटायर में लड़ रही थे वहां।
जी हाँ, जी जी हाँ, जी। जी हाँ। मैंने दो बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपके सामने रखी हैं। जो एक जिना की गद्दारी और जिना का धोखा और जिना का स्टैबिंग इन द बैक, जो उन्होंने मुआहदा कामा करके उन्होंने ये किया, और ये भी उसका बताया कि हवाला दिया कि ये 6-7 महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी इनकी। और मोहम्मद अली जिना जो है ये गया भी था वहां जम्मू कश्मीर और महाराजा को मिला भी था पार्टीशन से पहले। दूसरी चीज मैंने ये बताई है कि फैसला हमले का पाकिस्तानी फौज ने किया था, कबायली लश्कर को कैमोफ्लाज के लिए लिया गया था साथ में, और 3 लाख रुपए का वादा किया था। अब जब ये हमला होता है तो मुजफ्फराबाद में एक गुरुद्वारा था, लोगों को अचानक हमले से जब पता चला तो लोग, क्योंकि कम्युनल वायलेंस तो हिंदुस्तान में चल रहा था, तो वो डर के लोग मंदिर में चले, उसमें गुरुद्वारे में चले गए। तकरीबन 400 के लगभग बताया जाता है। और इन्होंने उन गुरुद्वारों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया इन हमलावरों ने, और उसको आग लगा दी। 400 औरतें, बच्चे, बूढ़े उसमें जलकर, जिंदा जलकर मर गए। मुझे आप बताएं कि भारत की कौन सी सिलेबस में 10वीं के, 9वीं के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के किस सिलेबस में ये इतिहास का पन्ना पढ़ाया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ तो पढ़ाया ये पन्ना? हमारे यहाँ तो अकबर महान पढ़ाया जाता है। उसके बाद यहां से ये खबर फैलना शुरू हुई। ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन था, ना मोबाइल फोन था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। तो लोगों ने घोड़ों पे बैठ के दूसरे गांवों में जाके इतलाएं दी कि इस तरह से पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, और यही वो सोच रहे थे कि ये लश्कर ने हमला किया है। तो वो यही कह रहे थे कि कबायली लश्कर ने हमला कर दिया, कबायली लश्कर ने हमला कर दिया। वो बेचारे सीधे साधे हम लोग हैं, हमें क्या पता भाई ये सफेद कपड़ों में आए हैं, ये कौन है। तो उन्होंने भी यही, यहां से ये कबायली लश्कर का हमले की ये जो प्रोवर्ब कह लें या इस्तिलाह कह लें, ये शुरू होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी आपकी बात का हमला, हाँ जी, अभी आपकी बातचीत से दो तीन चीजें जो सामने आ रही हैं वो हमारे दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा थोड़ा सरल कर देता हूं। एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गाजी मिल्लत, ये जो शब्द है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मिल्लत तो मुसलमान कौम को कहते हैं, लेकिन गाजी जो शब्द है वो है किसी काफिर को मारने वाला। ये गाजी टाइटल है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, और ये प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने से ही शुरू हो गया था। गाजी उसको कहते हैं जो किसी काफिर को मारे। और काफिर कौन है इस्लाम की नजर में? जो इस्लामिक नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो सब काफिर हैं। तो एक तो ये जो टर्म आई है वो मैंने बता दी है। दूसरी बात जो आई है वो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो गाजी मिल्लत इब्राहिम जो नाम दिया इन्होंने, ये जिस तरह से प्रभाव वहां, डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये देश के विभाजन होने से पहले, यानी अनडिवाइडेड इंडिया में ही इस तरह की साजिश शुरू हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो शायर मशरिक जिसको कहते हैं, और पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर अल्लामा इकबाल जिसको नाम है, ये अल्लामा इकबाल भी जम्मू कश्मीर रियासत का दीवान बनने के लिए एडी से चोटी का जोड़ लगाए हुए था। ये बात अलग है कि उस समय की जो राजनीति थी या डिप्लोमेसी थी उसमें अंग्रेज उसको शायद उस तरह का वहां जिहाद फैलाने का मौका नहीं देना चाह रहे होंगे। अन्यथा जिस तरह से रेडिकलाइज्ड इन लोगों को वहां लंदन में किया गया था, तो वो तो कहानी अल्लामा इकबाल की भी उस तरह की आती है। और आप देखिए जरा कि अल्लामा इकबाल 1938 में उस आदमी की डेथ हो जाती है, लेकिन ये जो जहर है ये फैलाने के वास्ते उसको पाकिस्तान ने फाउंडिंग फादर का नाम दिया है। और मोहम्मद अली जिन्ना चूंकि अल्लामा इकबाल का शागिर्द माना जाता था। अल्लामा इकबाल के बारे में मैं डॉक्टर साहब एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं आपको कि हमारे यहां पर जिस तरह का डिस्कोर्स है, और ये आप भी बार बार इसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं,
इस डिस्कोर्स में अल्लामा इकबाल को आज भी हमारे यहां पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक फ्रीडम फाइटर बताया जाता है, जो कि उनका एक बताया जाता है कि साहब अंग्रेजों से वो लड़े और कौमी तराना लिखा और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो। मैं आपको अभी हाल का एक बात बताता हूं कि अभी करीब मेरे हाथ एक बुकलेट पड़ी है, तो वो मेरी कुछ पुरानी बुक्स में देख रहा था, उसमें एक बुकलेट मुझे मिली। अभी हम जब ये गीता का एपिसोड हमने शुरू किया, इसमें मैं मेरी कुछ पुरानी बुक्स को टटोल रहा था, उसमें मेरे हाथ एक किताब लगी और वो किताब यहाँ के एक गवर्नर ने सरकारी खर्चे के ऊपर अल्लामा इकबाल की ऊपर लिखी है और वो गवर्नर साहब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि अल्लामा इकबाल भारत प्रेमी था। तो ये रेफरेंस आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो भी जम्मू कश्मीर के दीवान बनना चाह रहे थे और वो शायद वही जहर वहां फैलाना चाह रहे थे। जी डॉक्टर साहब। दो बातें हो गई जी। एक तो ये कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान का वो गद्दार नुत्फा था जिसने आज तक हिंदुस्तान, जिसकी वजह से जल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के पुतले जलने चाहिए, पुतले जलने चाहिए इसके। लेकिन हमारी आंखों के सामने, हमारी नाक के नीचे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा फोटो लगा के रखा हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना का। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं यहां किसी एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहता हूं, मैं एज अ नेशनलिस्ट अपनी कौम को जगाना चाहता हूं कि हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है। हमने अपने दुश्मन का इतना बड़ा फोटो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगा रखा है। तो ये एक तो पहलू हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और लोग जो इनके साथ थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, बहुत सारे लोग थे। ये जो सेल था इनका, न्यूक्लियस का जो इनका पार्टीशन का फ्रॉड करने वाला, ये पहले तय कर चुके थे कि अगर महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत ना किए, अगर महाराजा ने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन ना किए तो फिर इसको जबरदस्ती लाया जाएगा। दूसरा, मैंने आपको यह बताया कि ये हमला पाकिस्तानी फौज ने किया था, कबायलियों को धोखे से लेके आए थे। अभी आप देखो कि अगर मैं भारत में आकर ये बोलूं कि मैं एक सेना बना रहा हूं और मैं सेना बनाकर बोलूं भारत के हिंदुओं को कि सिंध में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो मेरा ख्याल है 1-2 लाख हिंदू जो कट्टरपंथी हिंदू हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको इकट्ठा करना मेरे लिए बाएं बाजू का काम है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो उनको बाद में पता चलेगा कि डॉक्टर ने हमारे साथ झूठ बोला। एक दफा तो वो चढ़ दौड़ेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज कबायलियों को स्केपगोट बना के मक्खन में से बाल की तरह पाकिस्तानी फौज के रोल को, किरदार को निकाल रहे हैं सब। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमें फोकस रहना पड़ेगा। दुश्मन की पहचान किसी भी युद्ध की फतह की कुंजी है, चाबी है। साहब, मुजफ्फराबाद से लोग गए और मीरपुर में जहां से मेरा ताल्लुक है, अब मेरे बुजुर्ग मुझे बताते हैं कि वहां पे भी इसी तरह से लोग आए। तो वहां पे मीटिंग हुई गुरुद्वारे में और उसमें मुसलमान भी गए, जो गांव के थे मुसलमान भी गए। भाई आपके वहां पे जयपुर में आपका जो गांव है, कोई वहां पे गुरुद्वारे में मीटिंग हो तो आप कहेंगे यार चलो अमजद आप भी चलो यार, उधर ये हो रहा है। मैं कहूंगा हाँ चलो यार, कोई तुम्हें हाथ लगा के तो देखे, सुभाष किसी की जुर्रत है तुम्हें को हाथ लगाए, मैं तुम्हारे साथ हूं चलो। तो ऐसे मुसलमान भी गए वहां गुरुद्वारे में, दोस्त बचपन के, खानदान, कोई वो 4-5 कोई किराए पर तो नहीं ना रह रहे थे, वो तो सदियों से वहां रह रहे थे, एक दूसरे के बच्चे गोदों में खिलाए हुए थे। तो वो वहां गए तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने, सिखों ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यहां पर कोई कत्लेआम नहीं होगा, और मुसलमानों ने भी कहा कि हम देखेंगे,
हम आपकी यहाँ पे हिफाजत भी करेंगे। इनका ख्याल था कि ये मीरपुर को क्रॉस करके साइड से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीरपुर पे हमला हुआ और वहां हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उन मुसलमानों को भी वहां काटा गया, कत्ल किया गया, जिन्होंने वहां पे सिखों की लड़कियों को उठाने वाले लश्कर और पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ हाथापाई की, लड़ाई की, क्योंकि इनके पास असला नहीं था, इनके पास बंदूकें नहीं थी, इनके पास लाठियां थी और वो जो लंबा सा सोटा होता है डंडा, उसके आगे वो दरांती सी, वो जिससे फसलों को ये काटते थे, वो थे। इनसे इन्होंने उनका मुकाबला किया। आपको बताऊं कि कत्लेआम हुआ मीरपुर में, और मीरपुर से आगे एक जगह है, गालबन उसका नाम अली बेग है अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे पाकिस्तानी फौज ने मीरपुर के तमाम हिंदुओं को और सिखों को जमा किया और कहा कि आपको हम लेके जा रहे हैं अली बेग। अली बेग जो है वहां पे आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बड़ा गुरुद्वारा है, वो आपको वहां हिफाजत से रखेंगे और फिर आपको वहां से रावलपिंडी भेजेंगे रेड क्रॉस की जानिब। अभी जंग चल रही है, हमला चल रहा है, बाकी फौज आगे निकल गई है, ये रुक गए इन हिंदुओं और सिखों का बंदोबस्त करने के लिए। सुभाष भाई, यहां पर एक और चीज ध्यान में रखें कि बहुत सारे हिंदू और सिख पंजाब में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात से जान बचाकर मीरपुर में आ गए थे, क्योंकि हमारी जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की, यहां पे कोई कम्युनल वायलेंस नहीं था हुआ, कोई यहां पे बलवे नहीं हुए थे। महाराजा हरि सिंह की रियासत में किसी जगह पे भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ था, और यही तस्वर किया जाता था कि जम्मू कश्मीर की रियासत सेफेस्ट है। तो बहुत सारे जो सिख और हिंदू थे वो अपनी जानें बचा के पहाड़ पे चढ़ के तो मीरपुर आ गए थे। ठीक होगी बात? बिल्कुल ठीक बात। अब इनको उन्होंने घेर लिया है, अब इनको घेर लिया, इनको कहा कि तुम्हें अली बेग लेके जाना है और वहां पे तुम्हें हिफाजत से रखना है और फिर रेड क्रॉस के हवाले करना है और वो तुम्हें फिर जम्मू भेज देंगे। तो यहां से एक पैदल मार्च शुरू होता है, पैदल मार्च जो चंद दिन के ऊपर मुहित है। इस पैदल मार्च में तकरीबन लगभग 25,000 हिंदू और सिख शामिल थे, मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग। पूरा रास्ता इन्होंने चुन चुन कर समरी एग्जीक्यूशन की है, हिंदुओं की और सिखों की, मर्दों की। 100-100 बंदा खड़ा करके फायर मारते थे। इन्होंने वहां जो हमारी खूबसूरत औरतें थी, कश्मीर की औरतें मशहूर हैं, खूबसूरत गोरी चिट्टी, इन्होंने हमारी औरतों के वहां रेप किए। रास्ते में कई औरतों ने आत्महत्या की, कई औरतों को उनके अपने बाप ने खत्म किया इज्जत बचाने के लिए। जब ये लोग पहुंचे अली बेग, तो इनकी अब तादाद को तकरीबन 10,000 के करीब रह गई थी। ये सिलसिला वहां पर भी जारी रहा सुभाष भाई। हर रोज वहां पे मर्दों को निकालते थे
लाइन में खड़ा करते थे, गोली मारते थे, और दो दो को खड़ा करते थे ऐसे, एक गोली से दो मरेंगे। मेरे पीछे एक और आदमी है तो यहां मारिए तो वो भी मरेगा, या यहां मारिए तो वो भी मरेगा। ऐसे इन्होंने मारे। तो जब आप देखिए जरा कि जिस होलोकॉस्ट की बात पूरी दुनिया करती है और जिसका नाम भी आप नहीं ले सकते, आप नाम लेने पर भी अपराधी साबित हो सकते हैं, और एक तरफ ये जो आपने ये जो रुला देने वाला ये वृतांत दिया है, इसमें हर कोई भी इंसान यदि कोई है, कोई यदि मानव है, कोई थोड़े से भी अच्छे जहन का कोई है मनुष्य, रो देगा वो वाकई ये सुनकर। और हमारे यहां पर स्थिति यह है, हालात यह है कि कभी पढ़ाया ही नहीं जाता ये जो इतना ब्लैक जो चैप्टर है ये पढ़ाया ही नहीं जाता। आप सुनाते सुनाते रो दिए, तो जिन्होंने ये देखा होगा, जिनके ऊपर गुजरी होगी, उनके क्या हालात हुए होंगे। ये कत्लेआम 25 नवंबर को शुरू हुआ था मीरपुर से। इसे कहते हैं मीरपुर मैसेकर। और हर साल 25 फरवरी को जम्मू में जो लोग बच गए थे उस मैसेकर से, उनके जो अब बच्चे हैं, वो 25 नवंबर को वो दिन मना के अपने बुजुर्गों को याद करते। अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के स्कूलों में, कॉलेजों में, कोर्सेज में, इतिहास में ये पन्ना फाड़ दिया है। लिखा ही नहीं गया, फाड़ना तो बात की, बताया ही नहीं गया, बताते ही नहीं है, समझे। यहां तो डिस्कोर्स ही दूसरा है जी। जब रेड क्रॉस वाले वहां पहुंचे उनको लेने के लिए, तो सिर्फ 3000 के लगभग लोग जिंदा थे। ज्यादातर उसमें बूढ़ी औरतें थी और बूढ़े मर्द। उनको पिंडी ले गए, पिंडी से उनको जम्मू ले गए रेड क्रॉस वाले। वो फिर ये एक वाकया है। बहुत ही मैं बड़ा धीरे धीरे ये सुना रहा हूं आपको, पता नहीं आपके वक्त का क्या हिसाब है, कहीं ज्यादा ना हो जाए टाइम। है हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है। अब मैं आपको बताता हूं कि राजौरी और बारामूला में इन्होंने क्या किया। ये बारामूला जब पहुंची फौज, तो कबायली सरदारों ने कहा लाओ हमारा 3 लाख। इन्होंने कहा वो तो श्रीनगर में जाके मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारा 3 लाख यहां रखो। ये बारामूला का वाकया है। उन्होंने कहा भी हमारे पास तो नहीं है 3 लाख, हमने तो ये सोच रखा है कि श्रीनगर जाएंगे, वहां जब खजाना हम पे कब्जा करेंगे तो उस खजाने में से आपको 3 लाख दे देंगे। उन्होंने कहा यहां से हमारा एक पठान नहीं जाएगा। और वो पश्तूनों ने कुछ ट्रक जो है वापस जाने लग गए वहां से, तो इन्होंने उनको रोका। इन्होंने कहा, इन्होंने से मुराद पाकिस्तानी फौज के जो कमांडर थे, उन्होंने कहा देखो भाई बात ये है, ये बारामूला है ना, लूटो, पूरा शहर लूट लो, जो मिलता है ले लो, आप अपना 3 लाख यहां से पूरा कर लो, उसके बाद आप हमारे साथ श्रीनगर चलो। फिर जो बारामूला में हुआ वो बारामूला के लोग जानते हैं। सर 14,000 की आबादी थी बारामूला की। इन्होंने कोई दुकान नहीं छोड़ी, कोई घर नहीं छोड़ा, कोई औरत नहीं छोड़ी, कोई औरत नहीं छोड़ी। ट्रकों में भरना शुरू कर दी औरतें, जवान लड़कियां, औरतें, बच्चियां छोटी, और लूटा इन्होंने बारामूला को।
उन्होंने हमारी औरतों को रावलपिंडी और पिशावर के बाजारों में 2-2 रुपए में बेचा सर। माय गुडनेस। 2-2 रुपए में बेचा। तो जब भारतीय फौज ने बारामूला आजाद कराया, जब बीच में वो एनेक्सेशन का भी है, एक्सेशन का, लेकिन हम अभी फौजी हमले की बात करें। इस दौरान 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी कि भाई खुदा के लिए हमें आके बचाओ, हम पे तो हमला हो गया, रेडर्स ने कर दिया है। तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, ये तो तुम एक मुल्क हो, हम एक मुल्क है अभी, तो या तो जब तक तुम हमारे साथ शामिल नहीं होते, हमारे दरमियान तो कोई डिफेंस एग्रीमेंट भी नहीं है। तो फिर महाराजा हरि सिंह ने यह सोचा कि इस बदबख्त पाकिस्तान के साथ कैसे इलाक हो सकता है, नहीं हो सकता। वो शायद कर भी देता, अगर ये वाकयात ना हुए होते, वो शायद कर भी देता कि यार चलो मेरी मुसलमान आबादी ज्यादा है तो मैं अपनी राजधानी की गारंटी पर पाकिस्तान के साथ चला जाता हूं कि हमारा जो है वो हमारी बादशाहत को तस्लीम किया जाए और इस तरह। लेकिन उसने कहा बाप रे बाप, ये तो कातिल, चोर, लुटेरे, जानी, बदमाश, धोखेबाज पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते। उन्होंने फैसला कर लिया ना, उन्होंने कहा नहीं जा सकते भाई। लिहाजा उन्होंने भारत के साथ इलाका मुआहदा करने का असूली फैसला किया, 110 बल्कि 1000% सही फैसला किया, और उन्होंने भारत के साथ 26 अक्टूबर को इलाका किया। 27 को सोमनाथ जी अपनी फौजें लेकर जो है वो श्रीनगर उतर गए और वहां से इनकी पसपाई शुरू हुई। लेकिन उस पर हम बात, इसलिए मैं दर्शकों को बता दूं कि इसीलिए 27 अक्टूबर को पाकिस्तान ब्लैक डे मनाता है, ये पर्सपेक्टिव है उसका। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, क्योंकि 27 अक्टूबर को भारत की फौजों ने आके इनको मारना शुरू किया था, तो इनके हाथ से निकल गया वो जो इनका श्रीनगर का एम था। ये 4 मील तक पहुंच गए थे श्रीनगर के। वो अलग वाकया है कि 4 दिन तक 4 मील पर एक मशीन गन वाले ने कैसे पूरी इनको रोका, फोर्स को। वो एक अलग कहानी है, वो किसी और मौजू पे मौजूद है। तो जब भारत की फौज ने बारामूला को आजाद कराया तो 14,000 में से, आबादी में से सिर्फ 3,000 लोग बचे जिंदा। 11,000 को ये काट चुके थे। आप मुझे ये बताओ सुभाष भाई कि 11,000 आदमियों को काटने में कितने दिन लगते हैं? एक दिन में तो नहीं काटा जा सकता। लिहाजा ये उनकी रोज की रूटीन थी। पूरा बारामूला एक कसाई खाना बना दिया। कोई जगह, कोई नाली, कोई सड़क, कोई रास्ता ऐसा नहीं था जहां इंसानी लाशें ना पड़े हों, जहां खून ना बिखरा हो, जहां दीवारों पर हाथों खून लदे हाथों के निशानात ना हो। क्या मुझे दर्दनाक, इसीलिए आपको बात बताऊं, दर्दनाक सीन आपने कहा, ये कसम से आपने कहा है, तो मैं आज आपको इस पे मैं बात नहीं करता। हमारे लिए ये हमारा दिल फट जाता है, हमारा जिगर खून के आंसू होता है, हमारा दिल करता है मातम करें, हम मातम करें। हम क्यों जिंदा हैं आज भी? 74 साल के बाद भी हमने बारामूला का बदला क्यों नहीं लिया? हमने मीरपुर के कत्लेआम का बदला क्यों नहीं लिया? हम तो सांप्रदायिक सौहार्द में लगे। राजौरी में हुआ, यही राजौरी में हुआ। बाकी ये मैंने आपको मिसालें दी हैं। मैं मिसालें देने लग जाऊं तो आपका प्रोग्राम 3 दिन तक चलता ही रहेगा। अगर मैं वाकयात बयान करने शुरू करूं, हिंदुस्तान की फौजों ने इनको मारना शुरू किया, ये पीछे हटना शुरू हो गए, चनाब से पीछे, पुंछ दरिया से पीछे चले गए। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने
नेहरू साहब को यह मत दी, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी उस वक्त कि जी यूनाइटेड नेशन में जाओ और सीज फायर करो। हालांकि सीज फायर की तुक ही नहीं बनती। जब दुश्मन शिकस्त खा रहा है और पसपाई इख्तियार कर रहा है और पीछे जा रहा है, यू गो आफ्टर योर एनिमी बिकॉज यू आर इन अ विनिंग पोजीशन। लेकिन यहां पे यह समझने की जरूरत है कि बरतानिया नहीं चाहता था कि भारत का बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा से, अफगानिस्तान से और सोवियत यूनियन और सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है उससे गिलगित बल्तिस्तान के जरिए डायरेक्ट लिंक हो, डायरेक्ट एक्सेस हो। अंग्रेज नहीं चाहता था। इसलिए नेहरू को माउंटबेटन ने यूनाइटेड नेशन में भेजा कि बस यहां रोक दो, वो इलाका इनके पास जाने दो, ये इलाका हमारा ठीक है। बीच में ये आ गया है हिंदुस्तान को, अब मतलब है कि उसके ज़हन के मुताबिक माउंटबेटन के। लेकिन नेहरू का दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या? नेहरू का दिमाग काम नहीं कर रहा था, है ना? ओ सुभाष भाई, यहां से एक नई दास्तान शुरू होती है। उस दास्तान को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप ये समझें कि सवाए मुजफ्फराबाद और उसके साथ के कुछ इलाकों के बाकी पीओजेके का पूरा इलाका जो है ये वेस्ट जम्मू है, ये कश्मीर नहीं है। ये पूरा इलाका जम्मू प्रोविंस का हिस्सा था, लेकिन आज पाकिस्तान इसको कश्मीर कहता है और भारत की सारी सरकारों ने आज तक इसको क्या बोला? पीओके, पीओके। उनकी बांसुरी की सुर में सुर मिलाई, जबकि मैं कहता हूं ये पीओके नहीं पीओजेके है। ये पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, ये पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर नहीं है। वेरी गुड, गुड पॉइंट, रिवीलिंग, फैक्ट रिवीलिंग पॉइंट, नो डाउट एट ऑल। और ये बात सही कह रहे हैं आप कि हमारे यहां जितने भी नैरेटिव्स चल रहे हैं ये ओरिएंटेड बाय पाकिस्तान है, ये वहां इजाद होते हैं, फिर हमारे यहाँ इसको इंपोर्ट किया जाता है और हमारे यहाँ की जो बुक्स हैं और हमारे यहाँ के जो लिबरल जो सरकारें हैं, जो भी यहाँ का नरेशन बिल्डिंग करने में लगे हुए लोग हैं, वो उसी भाषा में बात करते हैं और उसी तरह का एक तस्वुर हमारे यहाँ दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा। ना यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, ना ये कश्मीरी खाबे खाते हैं, ना उनकी तरह का कपड़ा पहनते हैं, ना उनकी तरह का रहन सहन है। लेकिन इनको ये कहा गया कि तुम कश्मीरी हो। हमें कहा गया कि तुम कश्मीरी हो। कश्मीरी 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 करके इन्होंने ये कर दिया कि कां, पंजाबी में कहते हैं कांच चिट्टा है, कि कौवा जो है वो सफेद है। कर करके कौवे ने खुद कहना शुरू कर दिया कि कौवा सफेद है, मैं सफेद हूं, मैं सफेद हूं, मैं सफेद हूं, मैं सफेद हूं। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि आप किसी कौम से, किसी लोगों के, किसी एथनिक ग्रुप से उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी छीन लें? मुझे बताएं, इससे बड़ा कोई ये तो जेनोसाइड है, इनजस्टिस नहीं हो सकता। इट्स अ जेनोसाइड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हिंदुओं का जेनोसाइड किया फिजिकली, हमारा जेनोसाइड किया कल्चरली। यस, नो डाउट। आप तो जमवाल हो, कश्मीरी अलग है, जमवाल अलग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लिहाजा पाकिस्तान ने इसका नाम पीओके, इसका नाम कश्मीर इसलिए रखा और यहां के लोगों को कश्मीरी इसलिए कहा ताकि वादी के साथ इसका लिंक रहे, इस्लामिक लिंक, कम्युनल लिंक। यस। और
इनके पास बहाना हो कि ये कश्मीर आजाद है और वो कश्मीर मकबूजा है, इसलिए ये 27 तारीख को अवाम को धोखा देते हैं, 27 अक्टूबर को, कि वो कश्मीर जो है हिंदुस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और ये कश्मीर जो है आजाद है। ना ये कश्मीर है ना ये आजाद है, तुम झूठ बोलते हो। बिल्कुल ठीक कहा। और जब मैं अपनी आवाम को ये सच्चाई बताता हूं, जब मैं अपने लोगों को ये हकीकत उनके सामने रखता हूं, उनकी आंखें खोलता हूं, तो मुझे वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है। yes. आईएसबीआर, मेरी फोटो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तानी आई फौज का जो अदारा है आईएसबीआर, उसके जर्नैल बाबर वगैरह ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मेरी फोटो दिखाते हैं प्रेस को। टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के थर्ड क्लास एंकर्स, जिनको मैं एक जुमले के इंटरव्यू देने का रवादार ना हूं, वो आकर मुझे रॉक एजेंट कहते हैं, वो आकर मुझे कहते हैं कि ये भारतीय एजेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये इसी तरह का नैरेटिव बिल्डिंग का काम पाकिस्तान की आईएसआई करती है। और आप जिस भाषा में बात करते हैं, जो फैक्ट रिवीलिंग जो आप बात कहते हैं, उससे तो आपको काफिर बताएंगे ही, वो तो उनका काम है। और आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी हमें भारतीयों को भी बहुत चिंता रहती है, और हम सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब। सुभाष भाई, मुझे ये कुफर मंजूर है। ग्रेट। मैं काफिर ठीक हूं। ग्रेट। ऐसे इस्लाम से, ऐसे मुसलमानों से मैं काफिर ठीक हूं। हाँ, तो असली बात तो कहनी ही चाहिए। इस पे यदि कुफर का इल्जाम आता है तो क्या कुफर, क्या इस्लाम, क्या? आपने बात की अल्लामा इकबाल की। ना वो साला अलामा था और ना उसका इकबाल बुलंद था। वो एक थर्ड क्लास शायर था, जिसने पश्तो के शायर खुशहाल खान खटक का पश्तो कलाम चोरी करके अपने शेर बनाए। मौजूद है, आप किसी पश्तून को, इंटेलेक्चुअल को बुलाए, उसके कहें खुशहाल खान खटक और इकबाल की नज़्में निकाल के दो, किसी वक्त मैं आपको ढूंढ के दूंगा। करेंगे इस बार, इस पर चर्चा करेंगे। ये इंटरेस्टिंग चर्चा रहेगी। वही कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इकबाल का फिक्री सफर देखें तो वो भी बहुत ऊंचे लेवल का फिक्री सफर नहीं है, बहुत ही मीडियोकर लेवल का फिक्री सफर है, जो रोमानवियत से शुरू होता है, रोमांटिसिज्म से, और वो रोमांटिसिज्म की शादी होती है हेगलियनिज्म से, हेगल के फलसफे से, और हेगल के फलसफे से फिर वो इस्लामिक निशाते सानिया के साथ उसका ब्याह होता है। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि हेगल का जो फलसफा है, जो जर्मन फिलोसोफर था, वो कहता था कि जो खुदा की एब्सोल्यूट पावर है, जो एब्सोल्यूट एंटिटी है, वो उसका ये जो रियासत है, रियासत उसका रिफ्लेक्शन है। यानी रियासत की एब्सोल्यूट पावर को मानना चाहिए। ये एक किस्म का इजहार है खुदा की, जो है ना, वो एब्सोल्यूट पावर का। ठीक है। हाँ, तो वो तो कहा ना, निर्वाण हासिल, मोक्षा हासिल करने का एक जरिया है। तो वो कहता था कि ये जो है मोक्षा का जो अंत है वो स्टेटहुड है, वो रियासत है। हाँ, तो वो उसका शेर है ना। एक मिनट, मैं आपको, मेरे दर्शकों को भी, हमारे दर्शकों को भी बता दूं कि इकबाल का ये शेर जो है वो इससे बिल्कुल मिलता हुआ शेर है कि ना हो दीन तो रह जाती है चंगेजी। वही स्टेटहुड को पावरफुल बनाने का, और उसमें दीन का जो तड़का है वो इस्लामिक, चूंकि दीन से चलती है सत्ता, तो दीन का तड़का उसने लगाया बाद में। पहले तो वो लेनिन के हुजूर में उसकी नज़म है, मार्क्स की नज़म है ना। मार्क्स को वो कहता है पैगंबर किताब है लेकिन पैगंबर नहीं है ना, किताब दारत पैगंबर नेस। लेकिन वो उसका ये सफर है, और हचकोले खाते खाते, क्योंकि उसके अंदर अपनी सलाहियत नहीं थी कि वो खुद फिलोसोफर
की शक्ल में कोई फलसफा दुनिया को देता, तो वो गौरव करते करते, इंप्रेस होते होते, वो जो जिस दौर में फिलॉसफी चल रही थी उसके साथ, और फाइनली जब वो उसको पता चला कि असल ताकत जो मजहब की है, वो तो असल ताकत तो वहां है, तो फिर उसने वो जो हेगल का फलसफा था उसको उसने फिर इस्लामी रियासत के कॉन्सेप्ट से, खलीफा के कॉन्सेप्ट से उसको जोड़ा। तो वरना, और उसकी बड़ी खिदमत है, अंग्रेज तो उसको बड़ा पसंद करते थे, बिल्कुल, ये तो सर का खिताब दिया। यस, वरना आज गांधी जी का नाम होता सर हाँ। मोहनदास चरण गांधी, सर सर सुभाष चंद्र बोस, वो सही बात है। सर भगत सिंह, ये तो वहां इंग्लैंड में जिस तरह से इनको रेडिकलाइज किया गया था वो सबको पता है। और सुखदेव, और बाद में इकबाल ने अपने आप को दरवेश भी बताना शुरू कर दिया, और इकबाल के बेटे जावेद इकबाल ने अपने इंटरव्यूज में कहा है। कहने का मकसद ये है कि सर सैयद अहमद खान हो, एक प्रोग्राम किसी दिन सर सैयद अहमद खान पे करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। यूनिवर्सिटी और सारे का भी चटाचट नहीं, ये भी आपने एक सोहरावर्दी का नाम लिया है ना, सोहरावर्दी के ऊपर भी एक कार्यक्रम इसी में हम जोड़ेंगे, क्योंकि सोहरावर्दी भी चिश्ती सूफी, जिसको हम बड़ा ऊंचा मानते हैं, सूफिया जो ऑर्डर है, सूफिया जिसको कहते हैं सात सूफी संत, ये सोहरावर्दी भी सूफी है, लेकिन जिस तरह की कत्लो गारत और कत्ले आम और बलात्कार इन्होंने करवाए हैं, इसके बारे में हम डिटेल प्रोग्राम करेंगे। सूफीइज्म जो है ना, ये आसान लफ्जों में ले मैन के लिए, जो आपका प्रोग्राम देख रहा है, कोई ठेले वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई फेरी वाला, उसको समझाने के लिए ले मैन की जुबान में ये जो सूफीइज्म है, ये मुस्लिम अपोलोजिस्ट, यस, दे आर मुस्लिम अपोलोजिस्ट, ठीक है ना। अच्छा, एनीवे, तो वापस आते हैं 27 अक्टूबर की तरफ। तो 27 अक्टूबर जो है, ये मैंने कल वीडियो निकाला है, उसको मैंने लिखा है 27 अक्टूबर वॉज अ ग्रेट डे, सेलिब्रेट, ठीक है ना, वो ब्लैक डे मना रहे हैं। तो अब बात यह है कि लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, पीओजेके के लोग पूछते हैं कि आपने ये 2023 की डेडलाइन क्यों दी है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस भी हैं, हमें अक़वाम मुत्तहिदा, वो मैंने कहा 74 साल से हम अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे खटखटाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हमारे दर्शकों के लिए बता दो, यूएन को कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, पिछले साल जब मैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के सेशन में गया था जिनीवा में, तो लोग अंदर, वो बड़ा माहौल होता है वहां पे, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, यूरोप से, पता नहीं कहां से, तो लोग नेटवर्किंग कर रहे होते हैं अंदर। तो मैं वो बाहर खड़ा ना, बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर मैं सिगरेट पी रहा था, तो वो कहीं से एक आया, उसने मुझे देखा, कहता है डॉक्टर साहब आप इधर सिगरेट पी रहे हो यार, अंदर इतनी गहमा गहमी, चलो। मैंने कहा मैं गहमा गहमी देखने नहीं आया, मैं एक मैसेज देने के लिए आया हूं आज यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को लास्ट टाइम, तो मैं बस वो जरा ज़हन तैयार कर रहा हूँ। कहने लगा अच्छा। खैर मेरी बारी आई, मैं गया, बैठा वहां पे, माइक लगा होता है, बहुत बड़ा हॉल सा होता है, तो वहां पे सामने प्रेसिडियम होता है, उस पर प्रेसिडेंट बैठी होती है, मेरा नाम आया, तो मैंने वहां पे, अच्छा हर शख्स को वहां पे सिर्फ 1.5 मिनट दिया जाता है, 1 मिनट 30 सेकेंड, आपने अपनी बात उसमें करनी है। अच्छा, बहुत सारे हमारे लोग जो है वहां, जो मैंने देखा जाते हैं दुनिया के, उन्होंने 4-4 5-5 पेजेस लिखे होते हैं, और वो एक कदर स्पीड से पढ़ रहे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि इसने क्या कहा, क्योंकि वो बहुत सारी बातें उसमें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने कहना क्या है। लेकिन मैं तो मेडिटेशन और सोच और फिक्र, और सोच और गौर और फिक्र, और सोच कर, और रात सारी जाग जाग कर, और लिख लिख कर, फाड़ कर, लिख कर फाड़ कर, मैं एक फोकस नैरेटिव लेकर गया। और मैंने वहां पे 2 बातें की। एक तो मैंने कहा कि पाकिस्तान को वॉर क्राइम के तहत ट्राई किया जाए, उसमें मैंने 3
बातें बताई। मैंने मिसाल दी न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की, जो नाजीज के खिलाफ हुआ था न्यूरमबर्ग में। उसमें जो वॉर क्राइम्स का केस चला था, उसमें नाजीज पर 3 चीजों की वजह से वॉर क्राइम का केस चला था। नंबर 1, वॉर ऑफ एग्रेशन, कि इन्होंने बगैर किसी वजह के पोलैंड पर हमला किया, फिर चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया, बाकियों पे बगैर किसी वजह के। इनको कोई थ्रेट नहीं थी उन मुल्क। नंबर 2, इन्होंने क्राइम अगेंस्ट पीस किया, यानी अमन खराब किया दुनिया का। और नंबर 3, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो हॉलोकॉस्ट हुआ। ठीक है ना। तो इसी को बुनियाद बना के मैंने पाकिस्तान को साबित किया कि पाकिस्तान ने वॉर ऑफ एग्रेशन की है, जम्मू कश्मीर की रियासत पर हमला करके। पाकिस्तान ने क्राइम अगेंस्ट पीस किया है। आज तक 74 साल से हिंदुस्तान के पांव में मसला कश्मीर एक ऐसी बेड़ी है जो उसको आगे बढ़ने से रोकती रही है। और नंबर 3, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिसका मैं आपको बता चुका। और मैंने कहा मिस प्रेसिडेंट, और आप यकीन जाने सुभाष भाई, वो प्रेसिडेंट जो है उसके पास इतनी लंबी लिस्ट होती है, वो देख रही होती है कौन नेक्स्ट है, किसने कर लिया, किसने क्या, वो तो उसमें लगी होती है। सेक्रेटरी जो होती है वो कॉल कर रही होती है नेक्स्ट को, उसको बता रही होती है आप इसको बुला लो, अब इसको। वो प्रेसिडेंट जो थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जिनीवा के सेशन की जो प्रेसिडेंट थी, वो टिकटकी बांध के मुझे ऐसे देख रही थी, ऐसे देख रही थी। अब यकीन करें, मैंने कहा मैडम प्रेसिडेंट, फॉर 70 odd years we have been coming here knocking at the doors of United Nations, but so far we have not seen our voice to land on the ears of United Nations Human Rights Council. Madam President, lend me your ears. We have no hope from the existing resolutions passed by the United Nations regarding the conflict of Jammu and Kashmir. They have become obsolete. A new approach needs to be taken. Otherwise, we will be free to take any action to liberate my people. Thank you very much. Very good. आज कसम मैं कहता हूं, वहां से 1 मिनट 30 सेकंड मैं वहां से बाहर निकला, तो बाहर एक, क्योंकि वहां हर जगह टीवी पे वो देख रहे होते हैं कि अंदर कौन तकरीर कर रहा है। गैलरी में आया मैं कहता हूं लोगों ने ऐसे, गैलरी बाहर, अंदर सेशन चल रहा है बाहर, जैसे अंदर सिनेमा हॉल होता है तो बाहर जो जगह होती है जहां से लोग टिकट लेते हैं और पोस्टर लगे होते हैं, ऐसे समझ लो। लोगों ने मुझे देखा बाहर, मैं सूट पहना हुआ था। It's really commendable. What you spoke. Really, it's commendable. I would also clap for you. आपके अर्नाब गोस्वामी ने लाइव टेलीविजन के ऊपर मुझे उसने कहा कि आपको डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपको पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश आपको सलूट करता है, ऐसे उसने किया। बिल्कुल, really, you did. खबर फैल गई। You nailed it. Really, you nailed it. तो अब जब मैं कहता हूं कि 2023 तक पाकिस्तान निकल जाए, वरना ... गुड, 22 अक्टूबर 2023। तो चलिए, तो मैं यूनाइटेड नेशंस में क्या आया हूं, और 3 साल यूनाइटेड नेशन को मैंने टाइम दिया है 2023 तक। 2020 में मैं यूएन में कह के आया हूं कि अगर तुमने नई अप्रोच ना ली तो हम आजाद हैं फिर कोई भी एक कदम उठाने के लिए, फिर हमसे मत गिला करना। मैं अपना काम पीछे पूरा करके आया हूं। वेरी गुड,